आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है भारत की आकृति और स्थिति के बारे में, ठीक। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत एक जो होता है विश्व का इतिहास में बहुत योगदान देता है, जो 5 दशक से सामाजिक और आर्थिक रूप में बहुत उन्नति हासिल की है। तो भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे तो भारत एक विशाल देश है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। जो किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका भाग जो है 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर 36.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, और 68-60 से लेकर पूर्व से लेकर 97-25 पूर्व देशांतर तक है। क्या हो जाएगा, किस गोलार्ध में भारत स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। मुख्य भाग से 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर अक्षांश पर हो जाएगा। अगर देशांतर पूछेगा तो 68-60 से लेकर 97.25 हो जाएगा पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर अक्षांश उत्तरी हो जाएगा। कर्क रेखा, इस कर्क रेखा जो हो जाएगी वो भारत के कहाँ से हो जाएगी, तो ध्यान कर लीजिएगा 23.5 डिग्री उत्तर में होगा। देश को कितने भागों में बांटती है कर्क रेखा, तो 2 भागों में बांटती है, और मुख्य भूभाग से उत्तर दक्षिण पूर्व में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। ध्यान कीजिएगा, मुख्य भूभाग से दक्षिण पूर्व में क्या है, तो ध्यान कीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जबकि क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप स्थित है, जो अरब सागर में। दक्षिण पश्चिम में जाएंगे, ध्यान कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो अरब सागर में क्या कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप। अगर आ जाएगा दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो कौन हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। यहाँ तक खत्म हो। उसके बाद क्या होता है, एक ध्यान कर लीजिएगा ये चीज़ कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो कि 2004 में सुनामी की लहरों के कारण क्या हुआ था, तो जगमगन कौन हो गया था 2004 में। ध्यान कर लीजिएगा इंदिरा बिंदु, ठीक। अगला आते हैं, अब हो गया आकार के बारे में देखेंगे। स्थिति तो देख लिए हम, आकार क्या है, तो ध्यान कीजिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख किलोमीटर है, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, तो 2.4% है। कितना हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व, हाँ, तो 2.4% हो जाएगा कुल। उसके बाद कह सकते हैं कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या बड़ा देश है, 2.4 के अलावा, तो 7वां विश्व का बड़ा देश है। चलिए अगला आते हैं। हाँ, भारत की स्थल सीमा क्या हो जाएगी, कि रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी स्थल सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। समुद्री क्या हो जाएगा, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 75,16.6 किलोमीटर हो जाएगा। आगे आते हैं। हाँ, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। ध्यान कीजिएगा, उत्तर पश्चिम, ध्यान कीजिएगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नवीनतम नया वाला वलित पर्वत अवस्थित है, ठीक है, जो कि हिमालय जो कहा जाता है। और इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में क्या है, तो चौड़ा है। दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या हो जाएगा, तो चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता है, तो संकरा होता चला जाता है। और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत क्या है पूरब में, तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो अरब सागर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं। अरब सागर। अगर कहेगा अक्षांश और देशांतर का विस्तार क्या हो जाएगा, तो लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा अंतर, तो अक्षांश और देशांतर का लगभग 30 डिग्री। परंतु फिर भी क्या हुआ, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या होता है, पूर्व पश्चिम के विस्तार उत्तर और दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या होता है, कम प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय सीमा में क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। तो ध्यान कीजिएगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में क्या होगा, 2 घंटे का समय होगा। अतः क्या होगा, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत की मानक यमुनोत्तर, तो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना जाता है, भारत की मानक यमुनोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद होते हुए मिर्जापुर से गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव क्या होता है, हाँ, अक्षांश का प्रभाव क्या होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ती है। किससे, अक्षांश का प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ती है, और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ध्यान की अक्षांश का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, तो दिन और रात की अवधि पर पड़ेगा, और दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। एक चीज़ और ध्यान कर लीजिएगा इसमें कि 3.28,
ये क्या है जी, यूनाइटेड किंगडम प्रति 10 लाख का। हाँ, एक चीज़ और ध्यान कीजिएगा, 82.30 जो होगा पूर्वी देशांतर की भारत की यमुनोत्तर माना जाता है। क्यों? तो ये सब तो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ आते हैं, भारत तथा विश्व क्या होता है, तो ध्यान कीजिएगा, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय भूखंड तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य बीच में स्थित है। ध्यान कीजिएगा किसको? तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी के बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में अवस्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। क्या हो जाएगा? भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का तो दक्षिणी विस्तार हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पश्चिम पूर्वी एशियाई देशों को मिला था। किसको मिला था? तो पूर्वी एशियाई देशों और पश्चिम में यूरोप देशों को। अब भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्या करता है? तो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जैसे दक्षिण का पठार क्या होता है? हिंद महासागर में शीर्षोत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ क्या करता है? पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा क्या है? तो भारत जैसी नहीं है। अब भारत का कि इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण क्या हुआ? एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। क्या? तो हिंद महासागर। एक चीज़ ध्यान देने वाली योग्य बात यहाँ पर है कि सन 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी क्या हो गई? तो 7000 किलोमीटर कम हो गई। ध्यान कीजिए, अगर प्रश्न में रहे कि भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम क्यों हो गई, तो 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण। किसको? तो सुएज नहर के खुलने के कारण। चलिए अगला आते हैं। अगला आ जाते हैं हम पूर्व से उत्तर से दक्षिण जनबे करते 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 29-33 हो जाता है इसका लंबाई। हाँ, 29-33 हो जाता है। चलिए अगला आते हैं। अगला है कि भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना होता है, परंतु क्या होता है कभी कभी समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वत के दर्रों में भी अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत है, जबकि समुद्री मार्ग भी बहुत अधिक ज्ञात नहीं हुआ। इन मार्गों से क्या हुआ? प्राचीन समय से विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण हो गया, पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि से संसार के विभिन्न भागों में पहुँचे और मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार करते थे। चलिए अगला आते हैं। ये तो वायु मार्ग और समुद्री मार्ग तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आते हैं, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पड़ोसी देश के बारे में ध्यान कीजिएगा कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ पर भारत का? तो दक्षिण एशिया में। भारत में कितने 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 की 8? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला आते हैं, भारत की भूमि की उत्तरी सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम कौन हो जाएगा? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। हाँ, अफगानिस्तान के साथ। नहीं सुनिए पहले, उत्तर पश्चिम में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की सीमा जो होगा उत्तर और पश्चिम में किसके साथ है? तो ध्यान कीजिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जब पूछेगा उत्तर में, तो उत्तर में जो कि तिब्बत हो जाएगा, जो चीन में है, तो तिब्बत क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा और भूटान आ जाएगा। ध्यान की उत्तर में कौन कौन? नेपाल, चीन, भूटान। नेपाल, चीन, भूटान आ जाएगा। अगर पूछेगा पूर्व में कौन हो जाएगा? तो म्यांमार, वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। किसके? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। एक हाँ, एक चीज ध्यान कर लीजिए, बांग्लादेश के 40-96.7 है। चलिए ठीक है, अगला आते हैं। अगला ध्यान कर लीजिएगा, 1947 से पूर्व क्या हुआ? भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और एक था रियासत। लेकिन वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर क्या करते थे? शासन किया करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासन के प्रभुसत्ता के मानकर क्या करते? स्वतंत्रता से किया जाता था। ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला आते हैं कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। ध्यान कीजिए, दक्षिण में कौन हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव 2 हो जाएगा। जलीय से लगाते हैं, हाँ जलीय दक्षिण में हो जाएगा। तो अभी हम चौहद्दी बता रहे, आगे पीछे कर रहे हैं, आगे हो जाएगा सब, ठीक है। अगला आते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता जिसे हम पाक जलसंधि या मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। पाक जलसंधि या मन्नार की खाड़ी के रूप में तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ है? तो लक्षद्वीप समूह जो है किधर हो जाएगा? तो पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जो हो जाएगा, उसमें उसके दक्षिण में स्थित है। कौन हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा। अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या होता है? देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे और अपनी
मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा जिनको मानचित्र होगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। हाँ जी, ध्यान कर लीजिएगा, कर्क रेखा जो हो जाएगी वहाँ से आएगी क्या, अरब सागर से होते हुए आएगी और गुजरात में प्रवेश करेगी, ठीक है। ध्यान कीजिएगा, गुजरात में प्रवेश करेगी, उसके बाद मध्य प्रदेश जाएगी, गुजरात के बाद राजस्थान जाएगी, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, अब बीच में बांग्लादेश के होते हुए त्रिपुरा में निकलेगी और मिजोरम के बाद सीधा म्यांमार को 24 डिग्री पर चल जाएगी कर्क रेखा, ठीक है। ये मतलब 23.5 डिग्री पर निकल जाएगी अपना, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, बचपन बताइए। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी 97 25 हाँ, भारत का पूर्वी सबसे हो जाएगा क्या, तो 97-25 हो जाएगा देशांतर। चलिए बहुत बढ़िया। 97 25 हाँ, चलिए अगला आते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन है चीन, नेपाल। चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार। चीन चीन नेपाल के साथ छूती है, चीन, नेपाल, नेपाल। ओ सॉरी, नेपाल होगा। हाँ नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ, ठीक है, ध्यान कीजिएगा। अगला आते हैं, ग्रीष्मा। अब चलिए आप बताइएगा कि काबरा रती किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? अगर आपको काबरा रती जाना है तो लक्षद्वीप में जाइएगा, ठीक है, राजधानी है। चलिए ठीक है। अच्छा बताइएगा कि अगर एक प्रश्न पूछे कि एक मेरा मित्र है जो किस देश के सीमा के साथ भारत का साझा नहीं करती है, जो किस देश में है? भूटान, ताजिकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बताइए। ताजिकिस्तान ही नहीं है। ताजिकिस्तान। चलिए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, सुनिएगा पहले, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आंसर दीजिएगा। दूसरा चैप्टर हम लोग का भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो भारत के भौतिक स्वरूप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। जिस प्रकार आप क्षेत्र रहते हैं या उसके भूभाग में रहते हैं और या फिर मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ देखिएगा विशाल मैदानी परिचित होंगे। यदि पर्वत में रहते तो पर्वतीय ढलाने और घाटियों से परिचित होंगे आप लोग, ठीक है। तो जैसे कि पर्वत और मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप होते भूआकृति में, और विभिन्न प्रकार के भूआकृति कैसे कैसे निर्माण होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होता है, जिनका प्रयोग किसमें? संगमरमर का ताजमहल बनाने में हुआ है। एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होता है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में हुआ। सेल खड़ी किसका? तो टेल्कम पाउडर बनाने में हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा एक प्रकार का क्या हो जाता है? शैल से बनी होती है। देखिए, कभी इन विविधताओं के कारण, इनमें अधिकतर विविधता शैलों के निर्माण के विविधता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूभागीय कालों के दौरान हुआ है, जिसमें इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूभागीय निर्माण के अतिरिक्त कई प्रकार के जैसे अपक्षयन, अपर्दन तथा निक्षेपण के कारण क्या हुआ? वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया? इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की, और इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया। इसका सिद्धांत दिया भूगर्भ शास्त्रियों ने, तो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया? तो पृथ्वी के ऊपरी परपटी 7 बड़ी कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। कैसे बनी हुई है? ऊपरी परपटी जो होता है पृथ्वी की, वो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। अब प्लेटों की गति के कारण क्या हुआ? प्लेट के अंदर एवं ऊपर की और स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो प्लेट की गति के कारण प्लेट के अंदर एवं ऊपर की गति और जो होता है स्थिति महाद्वीपीय शैली में दबाव उत्पन्न करता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। क्या क्या हुई? तो वलन, भ्रंशीकरण तथा ध्यान कीजिएगा, तो वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया हुई। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की क्या हुई? तो गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। किसमें? तो 3 वर्ग। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है और कुछ अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेट क्या करती है? तो एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकराकर टूट जाती है, और या एक प्लेट फिसलकर क्या करती है? दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी क्या करता है? गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। और इन प्लेटों में लाखों वर्षों को हो रही गति के कारण महाद्वीपीय की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया, और भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित होकर हुआ। जैसे कि
प्लेट कितना हो जाएगा, तो ध्यान कीजिएगा, एक होता है यूरेशियन प्लेट आता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगा, अफ्रीकी प्लेट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो जाएगा, उत्तर अमेरिका प्लेट हो जाएगा। उसके बाद ये सब हो जाएगा, कितने प्लेट बता दिए, तो प्रशांत महासागरीय हो जाएगा, उत्तर अमेरिका प्लेट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका प्लेट हो जाएगा, अफ्रीकी प्लेट हो जाएगा, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगा। ठीक है, कितना, 7 का 7 प्लेट बता दिए। चलिए अगला आते हैं। अगला आते हैं, भारत प्राचीनतम क्या है, प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। किसका है, तो किस भूमि का हिस्सा है भारत, तो प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में क्या होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल है। कौन कौन हो जाए गोंडवाना में, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका का क्षेत्र शामिल है। संवहनीय धाराओं ने क्या किया, भूप्रवृत्ति को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। किधर, तो उत्तर दिशा। कौन कौन, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकराई, इससे बड़ा प्लेट जो था यूरेशियन उससे टकरा गई, और इस टकराव का कारण क्या, दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस भू अभिनति के अपसारित चट्टान क्या हुआ, वलित होकर का निर्माण हुआ, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। क्या हुई, तो हिमालय भी हुई और भी कुछ पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुई। अब आते हैं, ध्यान कीजिएगा, गोंडवाना भूमि जो था ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग। गोंडवाना क्या होगा, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। ध्यान कीजिएगा, क्या है उत्तर में, तो अंगारा भूमि है। ध्यान कीजिएगा, अंगारा भूमि है। ध्यान कीजिएगा, ये प्राचीनतम महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि स्थित है। ध्यान कीजिएगा, तेथिस जो के निर्माण के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के बीच नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। क्या हुआ, तो तेथिस के हिमालय के ऊपर उठने और तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसारी चट्टानों निक्षेपण को धीरे धीरे भर गया, और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। क्या हुआ, जो भर गया इस प्रकार से जलोढ़ निक्षेपों के कारण निर्माण हुआ, उसको भारत के मैदान के रूप में विकसित हुआ। आगे आते हैं, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। भूभागीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार उत्तर तथा उत्तर की सतह का प्राचीनतम भाग है, और इसे भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता है। परंतु हाल के भूकंपों ने क्या किया, इसे गलत साबित किया, और हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृति भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या हुआ, तो ध्यान कीजिएगा, हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें कि ऊंचे शिखर हो जाएंगे, गहरी घाटियां भी है, तेज बहने वाली नदियां भी निकलती है, और उत्तर मैदान क्या करता है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी है, और प्रायद्वीपीय पठार क्या हो जाएगा, तो अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। क्या बना है प्रायद्वीपीय पठार, तो अग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब आते हैं अगला हो जाएगा कि मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को आप लोग इसके लिए ध्यान कीजिएगा। पहले क्या आ जाएगा, तो हिमालय पर्वत आ जाएगा, उत्तरी मैदान आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, भारतीय मरुस्थल आ जाएगा, तटीय मैदान आ जाएगा, द्वीप समूह। कितने भागों में, 6 समूह में। भौगोलिक वितरण क्या है, 6 भागों में पढ़ सकते हैं। पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, पर्वत श्रृंखला, आइए आते हैं पर्वत श्रृंखला में। देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, पहले पढ़ेंगे हम भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूभाग रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला का है। क्या है, वलित पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला क्या होती है, तो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ से लेकर, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्या है, तो ऊंची पर्वत श्रेणी है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। क्या, असम अवरोधों में से
एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कौन करता है? हिमालय कितने सौ किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में क्या होगा? तो एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितना हो जाएगा? तो 400 किलोमीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा कश्मीर में? तो 400 किलोमीटर कश्मीर में इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और ध्यान कीजिएगा, इसकी लंबाई टोटल हिमालय की 2400 किलोमीटर अर्धवृत्त का निर्माण करेगी। कश्मीर में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर। अब अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा इसकी लंबाई? तो ध्यान कीजिएगा, 150 किलोमीटर हो जाएगी। किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर। अगला आते हैं, अगला आते हैं कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग क्या हो जाएगी इसकी? तो ऊंचाई की में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी में क्या होती है? तो अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में हिमालय को बांट सकते हैं? तो 3 भागों में। इन श्रृंखलाओं के बीच 3 भागों में बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो घाटियाँ पाई जाती है। और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, या हिमाद्री कहते हैं, या फिर बृहद हिमालय कह सकते हैं। उत्तरी भाग में क्या कहेंगे? महान या आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री, या फिर बृहद हिमालय कह सकते हैं। यह सबसे अधिक यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे श्रृंखला है। और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, ध्यान कीजिएगा, कितना औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो हिमाद्री का तो 6000 मीटर वाले, ध्यान कीजिएगा। और हिमालय के सभी मुख्य क्या हो जाएगा? तो शिखर हो जाएंगे। अब आते हैं, ध्यान कीजिए, कुछ हिमालय के कुछ शिखर देखते हैं, जिनमें से 8-10 देखेंगे। सबसे ऊंचा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में अवस्थित है, 8848 मीटर। ध्यान कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा, जिसका भारत में अवस्थित है, इसकी 8598 मीटर। कंचनजंगा भारत में 8598 मीटर हो जाएगा। मकालू नेपाल में, मकालू का हो जाएगा 8481 किलोमीटर, 81 मीटर हो जाएगा। मकालू नेपाल में 8481 मीटर हो जाएगा। धौलागिरी फिर नेपाल में आ जाएगा, 8172 मीटर हो जाएगा। कितना? तो 8172 मीटर धौलागिरी। नंगा पर्वत भारत में हो जाएगा। नंगा पर्वत की क्या हो जाएगी? तो 8126 मीटर, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगी? तो नेपाल में 8078 मीटर। पर्वत किस राज्य में है? नंगा पर्वत उत्तराखंड में। पाकिस्तान में। JNK में है, JNK में। चलिए ठीक है, नंगा पर्वत की क्या हो जाएगी ऊंचाई? तो ध्यान कीजिएगा, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा का नेपाल में हो जाएगा 8078 मीटर। नंदा देवी भारत 7817 मीटर। ठीक है, अगला आते हैं तो नंदा देवी भारत में हो जाएगा 7817 मीटर। पाकिस्तान में ही है। कॉमेट हो जाएगा, ठीक है, कॉमेट हो जाएगा भारत में 7756 मिनट। कॉमेट कहाँ हो जाएगा? भारत में 7 कह सकते हैं आपको भारत ही कहना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कॉमेट हो जाएगा भारत में 7756 मीटर। नामचा बरुआ हो जाएगा भारत में 7756 मीटर। गुरु मंदता हो जाएगा नेपाल में 7728 मीटर। ध्यान कीजिए, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा भारत में, मकालू नेपाल में फिर हो जाएगा। तो ध्यान कीजिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा और एक गुरुमंथला हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं। महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। ध्यान कीजिएगा, हिमालय के इस भाग का क्रोड किससे? ग्रेनाइट का बना हुआ है। ध्यान कीजिएगा, महान हिमालय का भाग क्या हुआ है? तो ध्यान कीजिएगा, क्रोड किससे बना? तो ग्रेनाइट से बना हुआ। और यह श्रृंखला हमेशा क्या होती है? तो बर्फ से ढकी रहती है, अतः इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। किससे? असम में या हिमाद्री के दक्षिण निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तनशील शैलों में से हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच होती है। कितना? 3700 से 4500 मीटर के बीच हो जाएगी। और इसका औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी औसत चौड़ाई? तो 50 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस श्रृंखला में क्या होता है? जम्मू कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। और इस क्षेत्र को पहाड़ी के नगरों के रूप में जाना जाता है। अगला आते हैं,
हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई? तो ध्यान कीजिए 10 से 50 किलोमीटर हो जाएगी। कितना? तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ऊंचाई? तो 900 से 1100 हो जाएगी। और ये श्रृंखलाएँ क्या होती है? उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपदित अवसादों से बनी है। और ये घाटियाँ क्या होती है? बजरी तथा जलोढ़ की मिट्टी पर परत से ढकी हुई है और निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे दून में प्रसिद्ध हो जाएगा देहरादून, पाटली दून, कोटला दून। इसमें ध्यान कर लीजिएगा, जो हिमाद्री हो जाएगा उसको हम जानते हैं ऊंचाई कितना हो जाएगा। मेन टॉपिक यही है। इसका 6000 मीटर की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद आते हैं इस पर बीच वाला हिमालय को, तो इसको क्या हो जाएगी? तो 3700 से 4500 मीटर के बीच में ऊंचाई हो जाएगी, चौड़ाई 50 किलोमीटर। और निम्न हिमालय के 10 से 50 क्या हो जाएगी? तो चौड़ाई और 900 से 1100 मीटर के बीच में ऊंचाई हो जाएगी। अगला आते हैं, ध्यान कीजिएगा जो सबसे शिवालिक है इसके उत्तर तथा दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को उत्तर पश्चिम से पूर्व तक की स्थितियों के क्षेत्रों पर आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूरा तो क्या होता है? क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान कीजिएगा। तो कैसे जानेंगे? तो सतलुज और सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय को भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे, सतलज और सिंधु के बीच में। और पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच के स्थित हिमालय को क्या कहेंगे? कुमाऊं कहेंगे। सतलज सिंधु पंजाब, सतलज और ध्यान कीजिएगा काली नदी कुमाऊं हो जाएगा। काली तथा तीस्ता में नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। काली तीस्ता को किस नाम से? तो नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। और तीस्ता और दिहांग, ध्यान कीजिए तीस्ता और कौन हो जाएगा? दिहांग में नदियाँ हो जाएगी। तो असम हिमालय का सीमांकन करते हैं। किसका? तीस्ता और दिहांग असम हिमालय। ध्यान कीजिएगा सतलज सिंधु पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय, और तीस्ता दिहांग असम हिमालय का है। हिमालय का कुछ क्षेत्रीय नाम भी होता है जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगी? तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाएगी? तो ध्यान कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाएंगी, जो दिहान महाखंड गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा की ओर साथ फैल जाती है। और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ क्या होती है? तो उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। किधर से? तो उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। और मजबूत बलुआ पत्थर जो कि अवसादी शैल से बनी होती है। ये घने जंगलों से ढकी तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली है। जैसे मान लीजिएगा पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ी शामिल। कौन कौन पहाड़ी हो जाएगी पूर्वांचल में? तो पटकाई हो जाएगा, नागा हो जाएगा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ी शामिल हो जाएगी। अब आते हैं उत्तरी मैदान। हिमालय के बाद उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणाली हो जाएगी, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और इसके सहायक नदी से बना हुआ। कौन कौन उत्तरी मैदान बना हुआ है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदी से बना हुआ। इस मैदान में जलोढ़ मृदा बना हुआ है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से क्या हुआ? जलोढ़ का निक्षेपण हुआ और जिसके इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। कितना है? तो ध्यान कीजिए मैदानी क्षेत्र उत्तरी मैदानी तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। ध्यान कीजिए कितना लंबा है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर वाला मैदानी क्षेत्र उत्तरी मैदान, तो 2400 किलोमीटर लंबा 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अगला आते हैं, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। कैसा? तो सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है और समृद्ध मृदा एवं आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता के अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण के कार्य में लगी है। किसके? तो निक्षेपण के कारण। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति की क्या होती है? निचले भागों में
कम हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ क्या होता है, नदी द्वीपों का निर्माण होता है और ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती है और इन धाराओं को क्या कहा जाता है, बंटने के कारण नदी को तो वित्तरिकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वित्तरिकाय कहा जाता है। अगला आते हैं, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ, तो माजुली क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। एक चीज ध्यान कर लीजिएगा, क्या, तो माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। अगला आते हैं, दोआब। दोआब का अर्थ क्या होता है, तो दोआब का अर्थ ध्यान कीजिएगा, दो नदी के बीच का भाग जो होगा, दोआब दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ होता है पाँच और आब का अर्थ होता है पानी। अगला आते हैं, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर क्या होता है, तो तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ इसके द्वारा बनाए गए मैदानों का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। किसका, तो उत्तरी मैदान का पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन हो जाएगी, तो ध्यान कीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में क्या होती है, दोआब की संख्या बहुत अधिक होती है। गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच, गंगा किसके, तो ध्यान कीजिएगा, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में होता है। और यह उत्तरी भारत में राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या होता है, इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या क्या होती है, सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है और यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है और आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में क्या जाता है, तो ध्यान कीजिएगा, विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, तो चार भागों में। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। क्या करती है, तो पर्वत से उतरते वक्त नदी शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर लंबी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है और इसे भावर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, तो भावर के नाम से जाना जाता है। और सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इस पट्टी के क्या होती है, तो दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ क्या होती है, पुनः निकलती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण कर जिसे तराई कहती है। ध्यान कीजिए, दक्षिण में जब वृत्त क्या होती है, पुनः निकलेगी इसको, तो किसका, तो नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो तराई के नाम से जानते हैं। जब नीचे गिरेगी निक्षेपण करके तो भावर, और जब ये दलदली क्षेत्र का निर्माण करेगी तो उसे तराई जानेंगे। और यह वन्य प्राणी से भरा घने जंगल का क्षेत्र होता है। बंटवारे के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है और इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति इसी में पड़ती है। उत्तरी मैदान का सबसे प्राचीनतम विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ और ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और तथा वेदिकाएँ जैसी आकृति प्रदर्शन करती है। किसकी, तो वेदिकाएँ जैसी। इस भाग को क्या कहते हैं, तो भांगर के नाम से जानते हैं। इस भाग को जलोढ़ मैदान लाती है उसे भांगर के नाम। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाया जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में चूनेदार निक्षेप को, तो कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाली मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। ध्यान कीजिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, तो खादर कहेंगे, बांगर कहेंगे और भांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, तो खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते तथा गहन कृषि के लिए क्या होती है, तो आदर्श होती है। आगे आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि क्या होता है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना हुआ है। किससे बना हुआ प्रायद्वीपीय पठार, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था और तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। क्या क्या है, तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार दो भाग हो जाएगा। अगला आते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ध्यान कीजिए, कौन, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ उसे हम क्या, तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा
उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो अरावली से घिरा हुआ। विंध्य श्रृंखला किससे, दक्षिण में, और सतपुरा श्रृंखला से, यानी कि विंध्य क्या हो जाएगा और सतपुरा दक्षिण में, और उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा, अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है, और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन हो जाएगा, तो ध्यान कीजिएगा, राजस्थान के बलुई पथरीले में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम के से उत्तर की तरफ बहती, कहाँ से, दक्षिण और पश्चिम से निकलती है और उत्तर की तरफ बहती, उत्तर के पूर्व की तरफ बहती है। इसे हम चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन हो जाएगा। इस प्रकार वे इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती है, और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में क्या होती है, चौड़ी, लेकिन पूर्व में क्या होगा, संकरीय हो जाएगी। और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो पूर्वी रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाने जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। क्या करता है, तो इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का प्रसाद दर्शाता है। दक्षिण के पठार एवं त्रिभुजाकार भूभाग है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार पर स्थित है। भारत के मानचित्र क्या हो जाएगा, भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों का श्रृंखलाओं की स्थिति हो आप लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं, आगे हो जाएगा कि दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाला वाला है, और इस पठार का एक भाग क्या उत्तर पूर्व में देखा जाए, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचारी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार से अलग हो गया है, और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः क्या हो जाएगा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्या है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्व पर पूर्वी हो जाएगा, पश्चिम पर पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। क्या है, तो पश्चिमी तट के समानांतर हो जाएगा, वो सतत, और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थालघाट, भोरघाट, पालघाट स्थिति दर्रा हो जाएगा। कौन कौन, थालघाट, भोरघाट और क्या हो जाएगा, पालघाट दर्रा हो जाएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या होगा, ऊंचा होगा। पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, और पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। क्या होगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 हो जाएगा, पूर्वी घाट की 600 मीटर ऊंचाई औसत हो जाएगी। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कहाँ से, तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का विस्तार क्या है, तो सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी ने इनको क्या हुआ था, काट दिया है। और पश्चिमी घाट क्या हुआ है, तो ध्यान कीजिएगा, पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में क्या होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है, और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, तो बढ़ती जाती है। क्या होती है, पश्चिमी घाट की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। और इस भाग के सबसे ऊंचे चोटी क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी, 2695 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। अनाईमुड़ी कितने हो जाएगा, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो डोडा बेटा 2633 मीटर इसकी ऊंचाई, 2633 क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का सबसे ध्यान कीजिएगा ऊंचा अनाईमुड़ी 2695, तो डोडा बेटा 2633 हो जाएगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी 1500 मीटर। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण बिंदु में सेवरा तथा जावेरी की पहाड़ी स्थित है। कहाँ है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, तो सेवरा है, और ध्यान कीजिएगा कौन कौन, तो जावेरी की पहाड़ी स्थित है। और उड़क मंगलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति है। अगला आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है, जैसे कि काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति क्या हुई, तो ज्वालामुखी से हुई है। इसके लिए इसके शैल अग्नेय वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर अवस्थित है, और यह बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियों है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ, तो गुजरात से दिल्ली तक, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। आगे आते हैं, अगला है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के बारे में आते हैं।
तो ध्यान कीजिएगा, अरावली पहाड़ी के किनारे पर स्थित थार मरुस्थल कहाँ पर है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित थार मरुस्थल कहाँ है? तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित का मरुस्थल स्थित है, जहाँ पर बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है। और इस क्षेत्र में क्या होता है? तो प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और इस शुष्क जलवायु क्षेत्र में रहने वाले वनस्पति बहुत कम है। और वर्षा ऋतु में क्या होती है? ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद से वह बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त वर्षा क्या होती है? जल नहीं मिलने से वो क्या होती है? समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी है। मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी तो लूनी नदी। एक आता है बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। का विस्तार क्या होता है? बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाई जाती हैं। जैसे कि जैसलमेर में देखिएगा तो वहाँ पर बरकार के समूह आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आगे आता है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट क्या होता है? तो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित क्या हो जाएगा? तो एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण कहेंगे, जो मुंबई और गोवा हो जाएगा। कोकण कहाँ हो जाएगा? उत्तरी भाग को कोकण के नाम से, जो मुंबई से गोवा हो जाएगा। मध्य भाग को कन्नर मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कोकण हो जाएगा, कन्नर हो जाएगा और मालाबार। तो ध्यान कीजिएगा, मुंबई और गोवा हो जाएगा कोकण, बीच वाला भाग को कन्नर कहेंगे और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहेंगे। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान क्या होता है? चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ध्यान कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी के साथ क्या होता है? तो विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, जिसको उत्तरी भाग में क्या कहते हैं हम लोग? तो उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भाग को कोरोमंडल और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार। बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, जैसे कि महानदी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी तथा इस तट पर विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती है। कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हो जाएगी, जो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या है? चिल्का झील। तो ध्यान कीजिएगा, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान कीजिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील। और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? तो महानदी डेल्टा जो बना हुआ है, महानदी का डेल्टा, उसके दक्षिण में अवस्थित है, उड़ीसा में। चलिए आगे आते हैं। द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि भारत का मुख्य स्थल का भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में क्या है? तो 2 द्वीपों का समूह भी अवस्थित है। और इन द्वीप समूहों को आप लोग जानते ही है। जैसे कि मान लीजिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति है। लक्षद्वीप कहाँ पड़ती है? तो केरल के मालाबार तट के पास, जो कि अरब सागर में पड़ती है। भारत के दक्षिण और पश्चिम भाग में पड़ती है। जो तो याद ध्यान कीजिएगा, स्थित है। द्वीपों का यह समूह किससे बना हुआ है? लक्षद्वीप। तो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इसको पहले लाकाद्वीप या फिर मिनी कहा जाता है, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या क्या है? तो इनको लाकाद्वीप, मिनी कहा जाता है, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप? तो 1973 में। ध्यान कीजिए, कब? तो 1973 में। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ। कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में लक्षद्वीप फैला हुआ है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। कवरत्ती क्या हो जाएगा? प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कवरत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। और पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पिटली द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में, जिस पर पक्षी अभ्यारण्य, जिस पर मनुष्य का निवास नहीं है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर देखिएगा तो वहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। क्या? तो उत्तर दक्षिण में जो वो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप पाया जाता है? तो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में क्या है? बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह होकर पर्वत श्रेणियों के शिखर है। और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ध्यान कीजिएगा, बहुत अधिक। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है अंडमान निकोबार? तो विषुवत के समीप पर स्थित है। और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यह घने जंगलों की आच्छादित है। ध्यान की क्या है? तो घने जंगल की। भारत का एकमात्र सक्रिय अंडमान ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप पर स्थित है। ध्यान कीजिएगा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप पर अवस्थित है।
ध्यान कीजिएगा, विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करती है, परंतु यह स्पष्ट है कि वे विभाग एक दूसरे से पूरक है और वे देश के प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध करते हैं। उत्तर पर्वतीय जल एवं वन्य के प्रमुख स्रोत है और उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार है। इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है और पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिससे देश के औद्योगिक में विशेषता प्रमुख भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोर्ट संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है और इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती है। अब आते हैं प्रवाल। प्रवाल क्या होता है? तो ध्यान कीजिएगा, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तथा जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्रणाली क्या है? तो पॉलिप्स जो है कम समय तक जीवित रहने वाले क्या होती है? तो ध्यान कीजिएगा, सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। प्रवाल का कहाँ होता है? तो छिछले और गर्म जल में होता है। इनको कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। क्या होता है? इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव निकलता है। और प्रवाल तथा अस्त्राव, प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थिया टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। कैसे रूप में? तो टीले के रूप में निक्षेपित होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण हो जाएगा। और ध्यान कीजिए, प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्ट सुआकार वाले रोधिका होते हैं। चलिए 2 का चैप्टर खत्म होगा, अब क्वेश्चन पूछते हैं।